वेलकम टू आरएनए सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर बल तथा गति के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से आज मैंने आप लोगों के लिए गति का नियम टॉपिक को लिया है। गति का नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था और यह 3 नियम था। इसको हम लोग प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु है उस पर बाहरी बल लगाते हैं तो ये अपने स्थान में परिवर्तन लाता है। ये पॉइंट ए से बी पॉइंट पर चला गया है। यही बात बोले हैं न्यूटन, जिसको हम लोग न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को के अध्ययन करने से हम लोगों को 2 बातों की जानकारी प्राप्त होती है। पहले नंबर की बात, प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। इसको हम लोग कहते हैं जड़त्व। और दूसरे नंबर की बात, उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे तब तक वह वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया है आपका बल की परिभाषा। ये दूसरा नंबर बल की परिभाषा। तो हमको न्यूटन के प्रथम गति नियम से 2 बातों की जानकारी होती है। पहला नंबर जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व का डिफिनेशन परिभाषा, और दूसरा नंबर बल की परिभाषा। तो न्यूटन ने ये जो बेस किया वो 2 बातों पर है। तो उसके बाद न्यूटन ने जो अपना प्रथम गति नियम दिया उसमें बताया कि वस्तु के वेग में परिवर्तन लाने अथवा उसमें त्वरण उत्पन्न करने का कारण सिर्फ और सिर्फ बल है। अब इसके बाद आगे डिस्कस कर रहे हैं जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जड़त्व को गैलीलियो ने दिया था, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था गति जब मैं बता रहा था आप लोगों को। तो जड़त्व होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। उसके पहले जड़त्व का मैं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये मेरे पास एक मैच बॉक्स है और दूसरा ये सिक्का है, ठीक है। इसको मैं अपने हथेली पर, मैच बॉक्स को अपने हथेली पर रख लिया हूँ और ये सिक्के को इसके ऊपर रख लिया। तो जैसे ही मैं इस मैच बॉक्स पर बल लगा रहा हूँ, ये मैच बॉक्स और ये सिक्का, ये दोनों का दोनों विराम अवस्था में है। बाहरी असंतुलित बल लगा रहे हैं, देखिए वो मैच बॉक्स गायब हो गया है और ये सिक्का वैसे का वैसे ही है। इसी के बारे में डिस्कस किया था गैलीलियो ने, कि गैलीलियो ने कहा था कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो अपने विराम की अवस्था को बनाए हुए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। जड़त्व की परिभाषा के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। जड़त्व की परिभाषा दी गई है, अगर किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब हम लोग बात करते हैं जड़त्व होते कितने प्रकार के हैं। तो जड़त्व के 2 प्रकार हो गया है। एक नंबर में फर्स्ट नंबर है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व जिसमें वस्तु अपने विराम की अवस्था को बनाए हुए रखना चाहती है, और गति का जड़त्व जिसमें वस्तु अगर गति में है तो वह गति की अवस्था को बनाए हुए रखना चाहती है। यह है आपका विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इसके अलावा हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा, दूसरा नंबर आप कैरम बोर्ड देखे हुए हैं, इस पर ये गोटी होता है, ठीक है। और हम लोग स्ट्राइकर से इस पर बीट करते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ जाती है और इसके ऊपर वाला जितना भी वो कॉइन्स रखा हुआ है वो सब का सब यहीं पर रुकी हुई रहती है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके साथ और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने डेली लाइफ से। जैसे कोई बाइक के ऊपर सवार है, उसके पीछे भी कोई बाइक वाला है, अगर ब्रेक लेगा तो बाइक वाला जो पीछे में बैठा हुआ है वो आगे की ओर झुक जाता है। बस में भी ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल है आपका जड़त्व का, ठीक है। ये वस्तु जो है वो विराम में थी तो वो विराम में ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। ये जड़त्व का परिभाषा है, वह गुण है जो किसी वस्तु को विराम में रखती है या फिर किसी वस्तु को गति में लाती है।
तो विराम का कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, सॉरी, जड़त्व का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जड़त्व में हम लोग विराम का जड़त्व का कुछ उदाहरण देखते हैं और गति के जड़त्व का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण आप लोगों के लिए, कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। ऐसा होता है, हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में देखे हैं। अगर कंबल में धूल लगा हुआ है तो हम लोग कंबल को झटकते हैं तो धूल गिरने लगता है। ऐसा होता है क्योंकि जो धूल का कण था, ठीक है, वो कंबल को झटकने के कारण वो क्या होता है, गति में आ जाता है। ठीक है, पहले वो विराम में रहता है, उसके बाद वो गति में आ जाता है। धूल, इसी कारण धूल जो होता है वो अलग हो जाता है। दूसरे नंबर में, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना। ये हो गया है, जैसे ही हम लोग पेड़ को हिलाना स्टार्ट करते हैं तो पहले वो क्या रहता है, वो विराम में रहता है, लेकिन बल लगाने के कारण वो क्या वो गति में आ जाता है। और गति के आने के कारण वो डाली जो होती है वो तो, उसके साथ साथ पत्तियां भी गति में आती हैं, लेकिन उसके गति के साथ उसका गति कंपेयर नहीं कर पाता है, जिसके कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। ये और गति के जड़त्व का कुछ उदाहरण हम लोग देखें तो दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता है। वो अपने जड़त्व की स्थिति को बनाए हुए रखना चाहता है, मतलब अपने गति के जड़त्व को बनाए हुए रखना चाहता है, जिसके कारण वो एकाएक रुक नहीं पाता है। ये आपका। तो अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो द्वितीय गति नियम के अध्ययन करने से पहले हम लोगों को एक टर्म को जानना जरूरी होता है। वो टर्म है हम लोगों का संवेग। संवेग के बारे में जाने। अगर कोई वस्तु, संवेग के जानने से पहले भी एक और टर्म जान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है वो विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन लाती है तो एक बल कार्य करता है। जो बल दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला द्रव्यमान और दूसरा उसके वेग पर, दो बातों पर निर्भर करता है। और अगर ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था अगर लाना है तो वो एक बल की आवश्यकता होती है जो दोनों बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और वेग पर। और इन दोनों के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुने वेग इक्वल टू संवेग। तब हम लोग और भी बात सीखें। संवेग क्या है, तो ये सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट है आपका संवेग का। अब हम लोग जब संवेग सीख गए हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, पी इक्वल टू एम भी, ऐसा। तो हम लोग अब न्यूटन का द्वितीय गति नियम के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग न्यूटन का द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होती है। क्या कह रहा है कि बल जो है वो समानुपाती होता है, किसका, तो जो संवेग है p में जब परिवर्तन होता है, मतलब P2 माइनस P1 परिवर्तन हो रहा है तो वो बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। अब इसके बारे में इसकी व्याख्या कर रहा हूँ मैं, न्यूटन का। तो अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम की व्याख्या करने वाले हैं। ये हम लोगों का व्याख्या, ठीक है। हम लोग व्याख्या करने के लिए मान लिया कि कोई वस्तु का द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है और उसके ऊपर जो वाह बल लग रहा है वो f है, और समयांतराल t के बाद वेग में परिवर्तन हो गया है v। तो प्रारंभिक संवेग इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रारंभिक संवेग को p से इंडिकेट करते हैं, इसको p1 लिया गया है। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान है और ये वेग है, दोनों का गुणनफल। t समय के बाद संवेग में परिवर्तन कितना, तो मास, तो द्रव्यमान तो वही था और t समय के बाद वेग में परिवर्तन भी हुआ है, तो संवेग हो गया है P2 इक्वल टू mv। अब t समय में वस्तु के संवेग में कितना का परिवर्तन हुआ है, तो P2 में से आप P1 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हुई है, तो हम लोगों का संवेग बटा समय P2 माइनस P1। अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जानते हैं क्या, कि आपका जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो संवेग के।
संवेग के। तो संवेग परिवर्तन वेग परिवर्तन की दर कहलाता है, और ये दर हम लोगों का कितना है, तो P2 माइनस P1/T है। अब हम लोगों को P2 और P1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो P2 का वैल्यू हम लोगों का कितना है, तो mv है, तो यहाँ पर mv लिख दिए हैं, माइनस mv माइनस P1 का वैल्यू कितना है, तो mu है, तो mu लिख दिए हैं, mu/t। फिर प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शन इक्वल टू m कॉमन ले लिए हैं, यहाँ v माइनस u/t। फिर प्रोपोर्शन का साइन, m तो m हो गया है, v माइनस u/t इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u/t इक्वल टू हम लोग त्वरण कहते हैं, एसिलेशन कहते हैं, जिसको a से इंडिकेट करते हैं। यहाँ आपका a हो गया है, मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में। अब इस कांस्टेंट को, इसको हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो f इक्वल टू k m a। यहाँ पर k क्या है, तो ये एक कांस्टेंट कहला। तो अब हम लोगों का जो समीकरण आया है f इक्वल टू KMA। यदि f आपका 1 हो, m 1 kg हो, और a जो एसिलेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो इस सब का वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आपका होगा 1 इक्वल टू k। तो आपका k जो आया है वो 1 हो गया। अब इस k का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो f इक्वल टू ma। ये आपको ma, ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त हो रही है। बल की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान और त्वरण, मास इंटू एसिलेशन को हम लोग क्या कह दिए हैं, तो बल कहते हैं। ये आपका द्वितीय गति नियम से संवेग की व्याख्या करते हुए आप बल का एक परिभाषा प्राप्त किए हैं। अब इसके बाद न्यूटन का द्वितीय गति नियम का कुछ उदाहरण देख लिया जाए। तो अब हम लोग गति के द्वितीय नियम का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारा उदाहरण सुना भी होगा। कराटे वाले क्या करते हैं कि उनके पास जो टाइल्स होती है उस पर प्रहार करते हैं, अपने हाथ से ही प्रहार करते हैं और टाइल्स को तोड़ देते हैं। लेकिन प्रहार करने के बाद भी वो अपने हाथ को टाइल्स से हटाते नहीं हैं, समय देते हैं कि वो टाइल्स टूट नहीं सके। कुछ उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। ऐसा क्यों होता है कि वो लोग स्पंज के गद्दे पर ही गिरते हैं, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर हो सके, मतलब समय बढ़ने सके। समय बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन होगा, जिसके कारण उन लोगों को चोट कम लगेगी। अगर संवेग परिवर्तन की दर होगी तो फिर चोट कम लगेगी। इसी तरह जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वो बॉल को कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर होने सके और उन लोगों को चोट कम लग सके। अब हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो तृतीय गति नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल या फिर दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। जैसे बंदूक से निकली हुई जब हम लोग बंदूक चलाते हैं, ठीक है, तो गोली आगे की ओर बढ़ती है और बंदूक जो आदमी रखे हुए रहता है वो पीछे की ओर झटका खाता है। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम का उदाहरण है, और इसकी व्याख्या जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगी। संवेग संरक्षण का सिद्धांत मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।